नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो जान ही लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं WP रॉकेट प्लगइन के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी पहले से लॉग्ड इन हूँ। इसके बाद सबसे नीचे जाना है, लेफ्ट साइड में आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मिलेगा एक ऑप्शन WP रॉकेट का। WP रॉकेट का ऑप्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि WP रॉकेट प्लगइन को मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने अभी इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये ऑप्शन तभी आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्लगइन है इसका फ्री वर्जन या ट्रायल वर्जन अवेलेबल नहीं है, ये एक प्रीमियम प्लगइन है। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड अवेलेबल हो गया है इस प्लगइन का। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिनको मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो आपका लाइसेंस है जो कि बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक माई स्टेटस का टैब है, इसको आपको ऑन रखना है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि ये थीम आपके वेबसाइट से कलेक्ट करेगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं इस पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे सर्वर टाइप, PHP वर्जन, वर्डप्रेस वर्जन, ठीक है, और आपका थीम हो गया। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कलेक्ट करेगी ताकि ये आपकी वेबसाइट के लिए बेहतर काम कर सके। तो इसको मैं अभी यहाँ पे एक्टिवेट रॉकेट एनालिटिक्स कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। इसके बाद नीचे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे क्विक एक्शंस है। तो क्विक एक्शंस में क्या, यहाँ पे दो डिलीट के बटन है। क्या है, कैसे आपको डिलीट करना है। तो रिमूव ऑल कैश्ड फाइल और दूसरा है रिमूव यूज्ड CSS कैसे। अभी कैसे होता क्या है, कैश डाटा होता क्या है, कैसिंग क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग पोस्ट लिखा है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। बट छोटे से जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि कैश्ड जो डाटा होता है वो एक टेम्पररी डाटा होता है जो कि एक सर्वर द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है, ब्राउज़र द्वारा, वेब ब्राउज़र द्वारा कलेक्ट किया जा सकता है, आपके डिवाइस के अंदर भी कलेक्ट किया जा सकता है। इसको कलेक्ट किया जाता है ताकि आपके डिवाइस की, आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाया जा सके। अब आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा एक एग्जांपल देके, ठीक है। डिटेल में जानना है तो आपको ब्लॉग पोस्ट पर जाना पड़ेगा। एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई भी किसी भी वेबसाइट के पेज को ब्राउज़र में ओपन करते हो सर्च करके, तो उसका प्रोसीजर क्या है पेज खोलने का, कि जैसे आपने क्लिक किया तो वहाँ से आपके वेब ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाएगी उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सर्वर पर, ठीक है। वहाँ पे जो सर्वर का जो प्रोसेसर है वो आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा, फिर उस पर वो एक्शन लेगा, फिर वो अपने सर्वर में ढूंढेगा वो पेज कहाँ पर, उस पेज को वहाँ से लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको फिर HTML वर्जन में कन्वर्ट करके फिर वापस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा उसी वेब ब्राउज़र पे जिस वेब ब्राउज़र से आपने वो पेज के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो वो पेज अब आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है वो आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर लोगे। बट इसके पीछे हुआ क्या, जैसे ही आपने उस वेब ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट सेंड की थी सर्वर को, तो सर्वर ने क्या किया, आपको पेज तो दे दिया उसने, बट जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसको एज ए डाटा उसने अलग सेव कर लिया फर्दर यूज़ के लिए। उस जो डाटा को यूज़ किया है, जो आपके क्वेरी को, जो आपके रिक्वेस्ट को जो उसने स्टोर किया है, तो उसी को बोलते हैं कैश्ड। उसको एक अलग मेमोरी में यूज़ करेगा, जिस मेमोरी में उसको सर्वर ने, ठीक है, सेव किया है, तो उस डाटा को कैश डाटा बोलते हैं। जहाँ पे सेव किया उसको कैश मेमोरी बोलते हैं और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं कैशिंग, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो, अब सर्वर ने उस जो रिक्वेस्ट थी, जो आपकी क्वेरी थी, उसको अलग सेव कर लिया है। और जब भी उस पेज के लिए दोबारा उसके पास रिक्वेस्ट आएगी, किसके पास, सर्वर के पास, उसी पेज के लिए जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो अपने डाटाबेस से उस चीज़ को न निकाल के जो कैश्ड मेमोरी में जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसको उसने सेव कर लिया कैश्ड में एज ए कैश्ड, तो उस पेज को वो वहीं से दे देगा। उसको वापस से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर्वर को, और उसको HTML वर्जन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उसने कैश के अंदर पहले से एक, समझ लो कि उसने डुप्लीकेट कॉपी बना के रखा है। जब भी उस पेज के लिए दोबारा से या जितने भी यूजर्स उसको रिक्वेस्ट आएगी तो वो सेम टाइम वहाँ से उठाएगा और वापस सेंड कर देगा। इससे होता क्या है कि सर्वर पर लोड नहीं पड़ता है, सर्वर का लोड टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, और लोड नहीं पड़ेगा, और आपके पेज की
अगर आप वेबसाइट के ऑनर हो तो आपके पेज की वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कैश्ड यूज़ करते हैं। अब कैश्ड भी कई प्रकार के होते हैं। कैश्ड में क्या क्या चीज़ें कैश्ड होती हैं। स्टैटिक कंटेंट कैश्ड होता है, बाकी आपका डायनेमिक कंटेंट कैश्ड नहीं होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं कैश्ड के अंदर, आपको ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत कैश के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे वही कैश्ड है। यहाँ पे अगर आप जब भी आप अपनी वेबसाइट या पेज को अपडेट करते हो या डाटा कंटेंट को चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे क्लियर कैसे करना चाहिए ताकि नया फ्रेश कैसे बन सके। ओके, तो कैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो कैसे का ही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सेकंड डैशबोर्ड तो हो गया। कैसे, अब कैसे पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मोबाइल कैसे, यूजर कैसे। अब इसके अंदर क्या है, ये सब टाइप्स हैं कैसे के। मोबाइल कैसे हो गया आपका, ब्राउज़र कैसे हो गया, डिवाइस कैसे हो गया, तो ये सारे प्रकार हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये मोबाइल कैसे है। तो ये मोबाइल के लिए एक अलग कैसे के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स पे चेक अनचेक करने वाले हो। तो यहाँ पे पहला क्या है, इनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल डिवाइस। तो ये मोबाइल डिवाइस के लिए अलग से कैशिंग बनाएगा। जब भी कोई मोबाइल से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर तो वो उस कैश से निकालेगा, ना कि सर्वर से नहीं निकालेगा, डाटाबेस से निकालना टाइम लगेगा। तो उसने जो कैश बना के रखा है, जो कैश मेमोरी के अंदर, वहाँ से आपको वो डाटा प्रोवाइड कराएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ताकि क्योंकि कैश मेमोरी की जो स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, एज ए प्रोसेसर के बराबर ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इसको अनेबल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आई रिकमेंड कि आपको इसको कैश को यहाँ पे इनेबल करना चाहिए, क्योंकि ये जो WP रॉकेट प्लगइन है ये एज ए कैश प्लगइन है। कैश बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट एनहेंस हो सके, उसकी स्पीड एनहेंस हो के। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, सेपरेट कैश फाइल फॉर मोबाइल डिवाइस, सेपरेट, अलग, सबसे अलग। ठीक है, तो ये कब होगा, अगर आपकी कस्टम कोड वेबसाइट है, ठीक है, तो आप मोबाइल डिवाइस के लिए अलग थीम यूज़ करते हो या अलग उसका डिज़ाइन रखते हो और PC एंड लैपटॉप के लिए अलग करते हो, तब आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, अगर आपका जो थीम है वो रेस्पॉन्सिव है तो इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका अलग अलग है थीम, कस्टमाइज नहीं है, आप लैपटॉप और PC डिवाइस के लिए अलग यूज़ करते हो थीम और मोबाइल डिवाइस के लिए थीम अलग यूज़ करते हो, तब आपको इस ऑप्शन को चेक करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको समझ आ गए। तीसरा नेक्स्ट है यहाँ पे यूज़र कैसे। तो यूज़र कैसे, यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल आपको तब करना है जब आपकी वेबसाइट लॉगिन बेस्ड हो, यानी कि जैसे कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए लॉगिन करना पड़े। चाहे सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपकी वेबसाइट हो कि कोई बंदा आएगा आपकी वेबसाइट पे, पासवर्ड और यूज़र नेम डालेगा, फिर लॉगिन करेगा, तब आप वो कंटेंट वहाँ से कंज्यूम कर सकता है। चाहे वो इमेज में हो, वीडियो में हो, टेक्स्ट में हो, जो भी, चाहे उसका कोई भी टूल हो, कोई भी हो, अगर लॉगिन करके यूज़ कर रहा है तब वहाँ पर ये इनेबल आपको ऑप्शन आपको इनेबल करना है, अन्यथा नहीं करना। तो मेरे केस में कोई लॉगिन वाला सीन नहीं, मेरा सिंपल सा ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक रखने वाला हूँ, बट आपके केस में ऐसा है तो आप इसे चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कैसे लाइफ स्पेन, यहाँ पे ये ड्यूरेशन है कैसे का, कि जो आपका कैसे बन रहा है, आपके सर्वर साइड में जो कैसे बन रहा है, आपकी वेबसाइट का जो कैसे बन रहा है, जो प्लगइन बना रहा है, उसका टाइम कितना रखना है आपको। अगर आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 0 = अनलिमिटेड, अगर आप 0 रखोगे तो ये कैसे एक्सपायर नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा, ये लाइफ टाइम रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। ओके, बट मैंने 7 डेज इसलिए कर रखा है क्योंकि जो मैं कंटेंट है वो मैं लगभग 7-7 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक मैं चेंज नहीं करता हूँ, ना अपडेट करता हूँ, इसलिए मैंने इतना कर रखा है। अगर आपकी वेबसाइट फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, तो आपको इस टाइम को कम करके 3-4 घंटे, 10 घंटे कर देना चाहिए। अगर आपने सपोज मैंने यहाँ पे 7 घंटे कर देता हूँ मैं, तो 7 घंटे में होगा क्या, 7 घंटे में जितना भी कैसे बना है इस प्लगइन के द्वारा, वो सारा कैश डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर से फ्रेश रीलोड होगा। हो सकता है कि आपने कुछ थीम का कस्टमाइजेशन कर दिया हो, पेज के अंदर कुछ ऐड कर दिया हो, डिलीट किया हो, तो इसलिए यहाँ पे ये टाइम डालना पड़ता है कि आप कैसे को फिर से रीलोड कितने टाइम बाद करने वाले हो। ठीक है, तो मेरे केस में 7 दिन है, आपके केस में ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आ गया, ये आपका गूगल एनालिटिक्स वाला है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक
ठीक है। फाइल ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया CSS फाइल। अब CSS फाइल को मिनीफाई करना है। मिनीफाई क्या होता है? मिनीफाई आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं, बाकी तो इसका मेरे पास कोई एग्जांपल इतना बड़ा है नहीं, तो मैं दूसरे ब्राउज़र पे कोई अपनी ही वेबसाइट खोल लेता हूँ, दूसरे की किस लिए खोलूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट खोली है और यहाँ पे मैं किसी एक पेज को ओपन कर लेता हूँ। चलो वर्टिक कैशिंग, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और व्यू पेज सोर्स पे जाऊँगा। तो यहाँ पे देखोगे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट एग्जांपल ये नहीं है बट मिलता जुलता एग्जांपल हो सकता है। अभी देखोगे यहाँ पे ऊपर से कुछ लिखा हुआ कोड। अब यहाँ पे जो वाइट स्पेस है, ये जो वाइट स्पेस है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो मिनीफाई में क्या होगा, ये सारा वाइट स्पेस आपका पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन मैंने नहीं करती, उसके लिए कंटेंट होना चाहिए, वो यहाँ पे डेकोरेशन ब्राउज़र को नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस नहीं दिखेगा मिनीफाई जब भी आप किसी चाहे CSS की फाइल हो, जावास्क्रिप्ट की हो, उसमें ये सब कुछ पूरा ढक जाएगा, पूरा एक भी जगह नहीं रहेगी। इससे होता क्या है, इससे होगा ये कि आपका जो फाइल का साइज़ है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो CSS की फाइल होगी तो उसमें क्या हम जो डिज़ाइन करके लिखते हैं ना, ये थोड़ा गैप दे के करते हैं ताकि हम समझ में आए, बट ऐसा ब्राउज़र के लिए नहीं है, तो ये इसको मिनीफाई कर देगा। इसके बाद यहाँ पे तो आपको इसको चेक करना चाहिए। इसके बाद कंबाइंड CSS फाइल। अब यहाँ पे क्या है कि कंबाइंड करना, जो जितनी भी फाइल्स को मिनीफाई करेगा तो उसको कंबाइंड कर देगा, ताकि और इसका साइज़ छोटा हो जाए और यूज़ करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल तब होगा जब मैं नीचे की फाइल इसको मैं अनचेक कर दूंगा, ठीक है। बट मुझे इसे चेक करना है। अगर आपको ये अनचेक नहीं करना है, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, ठीक है, तो इस पर क्या है, मैं यहाँ पे इसको अभी अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे केस में इस पर मैंने चेक कर रखा है। अगर आपको इसको करना है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, बट इस पर अनचेक कर दीजिए। इसके बाद क्या है, जिन फाइल्स को आप मिनीफाई से एक्सक्लूड करना चाहते हो, यानी कि कुछ फाइल्स को जब एक्सक्लूड करना चाहते हो मिनीफाई से, आप उनका URL यहाँ पे डाल सकते हो। एक लाइन में एक ही URL यहाँ पे आएगा। ओके, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, ऑप्टिमाइज डिलीवरी एलिमेंट रेंडर ब्लॉकिंग CSS ऑन वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने वो कर रखा है यहाँ पे कि एक क्रिटिकल CSS होता है। यहाँ पे वो CSS है जो आपके जो एलिमेंट्स को रेंडर होने में ब्लॉक करता है। तो अगर आप इसको अनचेक करोगे तो क्या होगा कि पूरे पेज का, एक मैंने बताया आपको कि व्हाट इज़ क्रिटिकल CSS, तो उसका यहाँ पे सीन है यहाँ पे। तो उसका वीडियो आपको शायद पिछला वाला वीडियो होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा पेज का हम जो CSS लोड करते हैं, तो वहाँ पे पूरे पेज का CSS लोड न करके सिर्फ हम उसी पोर्शन का CSS लोड करवाते हैं जो पोर्शन यूज़र के सामने जाने वाला है। अभी जो पेज का जो पोर्शन यूज़र के सामने आया ही नहीं है, उसका CSS हम लोड नहीं करवाते हैं। इससे होता क्या है कि जो CSS लोड होता है वो क्या करता है कि अदर एलिमेंट को वो ब्लॉक कर देता है, लाइक इमेज हो गया, वीडियो हो गया, फॉन्ट्स हो गया, उनको ब्लॉक कर देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पे इसको मैंने चेक कर रखा है, ठीक है। डीप में जानना है तो इस पर हम फिर कभी बात करेंगे डीप में, बट अभी आपको इस पर चेक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, रिमूव अनयूज्ड CSS, तो ये वही सीन हो गया। यहाँ पे सिर्फ उतना ही CSS हम यूज़ करते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आना है, फिर सेम हमारा ऑप्शन वही है जावास्क्रिप्ट के लिए, तो वही है मिनीफाई करना है हमको, ठीक है। कंबाइंड वाला यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या है लोड जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट कर रखा है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे जिसको एक्सक्लूड करना चाहते हो, एक्सक्लूड का यहाँ पे URL डाल दीजिए, उस पर पर्टिकुलर पेज का, फाइल का, ठीक है, सॉरी पेज नहीं, फाइल का आपको URL डालना है। आगे आपको आपका डोमेन नहीं लिखना है, सिर्फ WP कंटेंट्स यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे डिले जावास्क्रिप्ट एजुकेशन, जो डिले होता है, डिले का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है यहाँ पे। तो डिले का ऑप्शन यहाँ पे ये है कि होता क्या है कि जब भी आप किसी पेज को ओपन करते हो तो उसमें क्या होता है, जो लोड होना होता है, जो उसका एलिमेंट पेंट होते हैं, तो ऊपर से टॉप से होते हैं। तो ऊपर से होता है, जब पहले HTML होता है, पहले HTML का पूरा कंटेंट यहाँ पे पहले लोड होगा, तो उसके साथ ही साथ आपका CSS और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी आपका डाउनलोड होके और एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है। बट उसमें क्या होता है, जब तक जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक HTML के एलिमेंट आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन से ये होता है कि जब भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड डाउनलोड तो हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक, जब तक HTML का पूरा एलिमेंट है वो पूरा प्रिंट नहीं हो जाता, पूरा
ठीक है। उसके बाद ही जब HTML पूरा लोड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट अपना एग्जीक्यूट करेगा। तो उससे होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट क्या है, फिर डिले कर देता है, आपका जो स्पीड है पेज का उस पर इफेक्ट आता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने पेज की स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी इस पर आपको चेक करना है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो फिर भाई हम इस पर फिर कभी एक एक टॉपिक पे एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जितना है इसके इतना करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, तो मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। बट अभी यहाँ पे मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, टाइम लगेगा, इतना नेट की स्पीड थोड़ा सा कम है यहाँ पे। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, मीडिया का। तो मीडिया पर मैं क्लिक करता हूँ और मीडिया के यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो लेजी लोड, ओके। तो लेजी लोड क्या होता है? लेजी लोड वो होता है कि इमेजेज हम जब किसी इमेज पेज को खोलते हैं तो होता क्या है कि उस पेज हमारा बहुत लंबा रहता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा रहता है, मजाक कर रहा हूँ। उसमें जितने भी आपकी इमेजेस हैं वो सारे डाउनलोड होंगे, फिर एग्जीक्यूट होंगी, तब आपका पेज ओपन होगा। लेजी लोड में क्या है कि स्क्रीन पे जो जो पोर्शन उस पेज का सामने आता जाएगा, आपकी इमेजेस तभी लोड होंगे, बाकी आपकी लोड बैकग्राउंड में लोड होके रखी होंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जो पेज का पोर्शन स्क्रीन पर आते जाएगा, आप स्क्रॉल करते जाओगे, जो जो पोर्शन स्क्रीन पर आता जाएगा वही इमेज आपके सामने आती जाएंगी, उसे बोलते हैं लेजी लोड। बाकी डिटेल में जानेंगे डेडिकेटेड वीडियोज़ के अंदर। इसमें क्या आपको इनेबल फॉर इमेजेस पे चेक करना है, इनेबल फॉर आई फ्रेम एंड वीडियोज़ के लिए भी आपको करना है लेजी लोड। वीडियो आपकी तभी आपकी शो होगी, लोड होगी, एग्जीक्यूट होगी जब उस पेज का पर्टिकुलर पोर्शन आपके सामने आ जाएगा, यानी कि स्क्रीन पर आ जाएगा तभी लोड होगा। बाकी ये पीछे बैकग्राउंड में डाउनलोड करके रखेगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या, रिप्लेस यूट्यूब आई फ्रेम विद द प्रीवियस इमेज, ठीक है। तो इसको आप चेक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड इमेजेस एंड आप कुछ इमेजेस या आई फ्रेम को आप इस चीज़ से बचाना चाहते हो तो उसका यहाँ पे आपको पर्टिकुलर यहाँ पे इमेजेस का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आता है इमेज डायमेंशन। तो ऐड बेसिक इमेज, कुछ इमेजेस हैं जिनका डायमेंशन मिसिंग रहता है या फिर एक रेशियो से नहीं होता है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर दोगे तो ये उस हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना नहीं भूलना है। इसके बाद करना क्या है, आपका मीडिया का हो गया, ठीक है। इसके बाद है प्रीलोड। प्रीलोड के अंदर इसके अंदर क्या है, एक्टिवेट प्रीलोड। इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इनेबल लिंक प्रीलोड हो जाएगा, ठीक है। प्रीलोड फॉन्ट्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद प्रीलोड, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपका उस पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे कुछ क्या है, जो कैसे है यहाँ पे, ठीक है। तो उस कैसे को पहले से लोड कर लेगा। अगर आप इस पे एक्टिवेट प्रीलोड ही करोगे तो आपका वो वेट नहीं करेगा कि भाई ये बंदा रिक्वेस्ट करेगा तब कैसे बनेगा, वो पहले से ही लोड करके रखेगा जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो या सर्च करते हो तो, ठीक है। और सेम यहाँ पे कैसे का हो गया और सेम यहाँ पे लिंक का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रीफेच DNS रिक्वेस्ट, ये क्या है, DNS प्रीफेच कैन एक्सटर्नल फाइल, ओके, ठीक है। इस पर ज़्यादा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। प्रीलोड फॉन्ट्स के लिए सेम हो गया। फॉन्ट्स में क्या है कि जो भी फॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो भी फॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, और हो सकता है कि जो बंदा आपके उस वेबसाइट को ओपन कर रहा है उसके फ़ोन में वो फॉन्ट्स ना हो, तो आपके फॉन्ट्स को डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो होते होते थोड़ा पेज का स्पीड है या टाइम लग जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक मिनट थोड़ा फॉन्ट, ओके, इस पर URL हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर फॉन्ट्स का जो लोकेशन है उसका यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, चलो, URL का हो गया, फॉन्ट्स का हो गया, ठीक है। बाकी तो उसको मैं यूज़ करता नहीं, इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस होके इन दोनों ऑप्शंस पे मेरा बोलना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एडवांस रूल है। एडवांस रूल में ज़्यादा कुछ है नहीं, नेवर कैसे URL, कुछ है ऐसे कुछ URLs, ऐसे कुछ पेजेस हैं जिनका आप कैसे नहीं बनाना चाहते, उसका यहाँ पर लिंक दे दीजिए इस बॉक्स के अंदर। नेवर कैसे कुकीज़ अगर आप नहीं चाहते तो उसका भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नेवर कैसे यूज़र एजेंट, यहाँ पे क्या है कि आप चाहते हो कि पर्टिकुलर जो ब्राउज़र्स हैं उनका आप कैसे नहीं चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, नेवर कैसे यूज़र एजेंट्स, ओके। जैसे फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर आपका क्रोम हो गया या कोई मोबाइल का हो गया,
तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ऑलवेज पर्ज URL, ये भी सेम वही है, कैश क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तो खैर एडवांस वाली चीज़ है, क्योंकि एडवांस ऑप्शन यहाँ पर मैंने खोल रखा है, एडवांस रूल, ठीक है। एडवांस में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं इस पर सेव चेंजेस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। डाटाबेस हो गया। डाटाबेस में क्या है कि यहाँ पे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मिस कर गया, यहाँ पे वो बता देता हूँ आपको मैं, कि जब आप कैसे करोगे, सॉरी फाइल ऑप्टिमाइजेशन करोगे, तो इन चीज़ों को, जो मिनीफाइज चीज़ों को इनेबल करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट को तुरंत देखना है। अगर उसके सजावट में, डेकोरेशन में या उसके लुक में कुछ चेंजेस होता है तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने डाटाबेस में। तो डाटाबेस को आपको क्लीन करना है। तो डाटाबेस में क्या है, पोस्ट के रिविजन्स हैं, उनको आप यहाँ से क्लीन कर सकते हो। ऑटो ड्राफ्ट, यहाँ पे जो ड्राफ्ट है, जो हम पेज बनाते हैं उसे ना तो पब्लिश कर पाते हैं ना प्राइवेट कर पाते हैं, तो ऐसी पोस्ट आपकी ड्राफ्ट में चली जाती है, तो उन्हें क्लीन करने के लिए आप इस पर चेक कर सकते हो। और ट्रेस्ड पोस्ट, अगर आपको तीनों को आपको यहाँ से डिलीट करना है, क्लीन करना है, तो इन पर चेक कर दीजिए। अगर कमेंट, स्पैम कमेंट, ट्रेस्ड कमेंट, इनको भी आप क्लीन अप कर सकते हो। यहाँ पे ऑल, यहाँ पे क्या है, ऑल ट्रांजिएंट, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे क्लीन अप कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने इतना कर रखा है, ऑप्टिमाइज टेबल्स है, टेबल्स को ऑप्टिमाइज करना है। और वैधानिक चेतावनी ये है कि इन सब को क्लिक करने से पहले अपने डाटाबेस और साइट का बैकअप जरूर लें। मैं तो ये कहूँगा कि इस प्लगइन के अंदर सेटिंग्स को चेंज करने से पहले अपनी वेबसाइट और डाटाबेस दोनों का बैकअप यहाँ पर जरूर लें, ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाएगा। जो आप मेरे ऑप्शंस में देख रहे हो आप वो कर सकते हो, अगर समझ में थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी इस फील्ड में एकदम नया ही हूँ, ना तो नया हूँ ना पुराना हूँ, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लीन अप और शेड्यूल्ड है, तो इसको आपको मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ पे शेड्यूल टाइम डाल दोगे कि इतने घंटे बाद, इतने दिन बाद ये ऑटो में क्लीन कर देगा। इससे होगा क्या कि आपको पता नहीं चलेगा आपकी वेबसाइट में क्या क्या हो रहा है, तो इसको मैनुअल रखना ही बेहतर रहेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, ऑप्टिमाइज करना है। इसके बाद आपका जो भी डाटा है, जो गंदगी है आपके डाटाबेस के अंदर, वो सारी क्लीन हो जाएगी। अगर क्लीन अप करने के बाद अगर आपकी वेबसाइट गड़बड़ाती है, तो जो आपने बैकअप लिया है उससे आप बैकअप अपना रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे CDN है, तो CDN अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे CDN मैं तो यूज़ करता नहीं, मैं CDN करता हूँ क्लाउडफ्लेयर का। तो क्लाउडफ्लेयर का यहाँ पे मैंने दे रखा है यहाँ पे CDN करके, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे हार्ट बीट्स है। हार्ट बीट्स के अंदर ज़्यादा कंट्रोल हार्ट बीट्स मैंने इस पर चेक कर रखा है। इन रिड्यूस द डिसेबल हार्ट बीट एक्टिविटी, तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा यूज़र होते हैं तो उनके लिए ऑप्शन यूज़ होता है, ठीक है। बाकी मेरे केस में ऐसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एड ऑन्स है। तो एड ऑन्स में मैं, ये कौन सा क्लिक हो गया भाई, ये हाँ एड ऑन्स में मैं सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, वो है मेरा क्लाउडफ्लेयर। तो क्लाउडफ्लेयर का मैं CDN यूज़ करता हूँ, आप अपने केस में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। ओके, इसके बाद एड ऑन क्लाउडफ्लेयर आपका किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आपका वर्नेस का हो जाएगा और आपका वेबपी का हो जाएगा। इसके बाद क्लाउडफ्लेयर का तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, और सुकरी का हो जाएगा। तो क्लाउडफ्लेयर एक एज ए CDN में यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी के बारे में अगर आपको जानना है तो इस पे आपको CDN के वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर तो कवर करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। टूल्स हो गया, टूल्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, आपकी सेटिंग्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। अगर आपकी दूसरी वेबसाइट है, अगर आप दूसरे को देना चाहते हो सेटिंग्स दोबारा आपको ना करनी पड़े, तो सेटिंग्स को यहाँ से एक्सपोर्ट करके और दूसरी वेबसाइट पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट करें प्लीज़ मुझे, ठीक है। जितना मुझे यहाँ पे पता था मैंने आपके साथ अपनी जो जानकारी है वो शेयर की है, और आशा करता हूँ कि इसके अंदर तो क्या है ना, इसके अंदर आपको मेन चीज़ यहाँ पे कैसे फाइल ऑप्टिमाइजेशन, मीडिया और प्रीलोड और CDN, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं। जो प्लगइन्स है इसका मेन रोल है कैसे का, जो कैसे का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये जो WP रॉकेट प्लगइन्स का बेसिक सेटिंग्स आपको मालूम चल गया होगा, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।